उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का रहने वाला एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ नवी मुंबई में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक दिन दोनों बच्चे जिद करने लगे कि उन्हें मॉल घूमने जाना है। बच्चे की खुशी देखकर उसके अपनी पत्नी ने कहा, चलो आज बच्चे की इच्छा पूरी कर देते हैं। पूरा परिवार घर से निकलता है और मॉल जाने के लिए ऑटो का इंतजार करने लगता है। तभी एक ऑटो चालक उनके सामने आकर रुकता है और बोलता है, साहब कहाँ चलना है? उसने मॉल का नाम बताया। किराया तय हुआ और पूरा परिवार आराम से ऑटो में बैठकर मॉल पहुंच गया। कई घंटों तक मॉल में घूमने और खरीदारी करने के बाद जब वे वापस लौटने लगे, संयोग से वही ऑटो चालक उन्हें दोबारा मिल जाता है जिसने उन्हें मॉल छोड़ा था। सभी लोग उसी ऑटो में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचने पर उस व्यक्ति की पत्नी ने ऑटो चालक से कहा, भैया अगर जल्दी ना हो तो थोड़ा पानी पीकर जाइए। ऑटो चालक ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। उसे पहले पानी पिलाया गया, फिर चाय भी दी गई। भारतीय संस्कृति में मेहमान का सम्मान करना एक सामान्य बात है और उस दिन भी यही हुआ। लेकिन यहीं से एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ जिसने आगे चलकर इस परिवार की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। 2-3 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार था। उसी दिन अचानक वो ऑटो चालक उनके घर पहुंचा और बोला, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप मुझे राखी बांध सकती है, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है। ये सुनकर महिला और उसका परिवार भावुक हो गया। महिला ने खुशी खुशी उसे राखी बांध दी। इसके बाद हर साल रक्षाबंधन पर वो ऑटो चालक उनके घर आने लगा और धीरे धीरे परिवार का सदस्य जैसा बन गया। किसी ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि यही रिश्ता आगे चलकर एक बेहद खौफनाक अपराध की नींव बन जाएगा। ये कहानी है महाराष्ट्र की। 24 अप्रैल 2026 की सुबह महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित एक थाने में एक व्यक्ति पहुंचता है। उसका नाम हरेराम कुशवाहा था, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का रहने वाला था। हरेराम ने बताया कि साहब, मेरा बड़ा भाई बलराम सूर्यनाथ कुशवाहा, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, पिछले 11 महीने से लापता है और उसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी का मामला जो है वो दर्ज कर लिया और जांच यहां से शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने हरेराम से पूछा कि क्या उसे किसी पर शक है या उसके पास कोई जानकारी है जिससे जांच आगे बढ़ सके। हरेराम ने बताया कि उसके भाई की शादी करीब 17 साल पहले उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की रहने वाली सुनीता कुशवाहा से हुई थी। पत्नी ने बताया था कि अगस्त 2025 में पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। नाराज होकर बलराम घर छोड़कर चला जाता है। उसने कहा था कि वे किसी बाबा के आश्रम में जा रहा है और कुछ महीने बाद वापस लौटेगा। इसके बाद उसका किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ। पुलिस ने तुरंत सुनीता कुशवाहा को थाने बुलाया। पूछताछ के दौरान उसने वही कहानी दोहराई जो वो अपने देवर को पहले बता चुकी थी। उसने कहा कि उसके पति अक्सर शराब पीते थे और छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर घर छोड़ देते थे। सुनीता की पूरी बात सुनने के बाद पुलिस ने उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसका उसके पास कोई सीधा जवाब नहीं था। पुलिस ने पूछा, अगर तुम्हारा पति इतने लंबे समय से लापता था तो फिर तुमने खुद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कराई? ये सवाल सुनते ही सुनीता पूरी तरह खामोश हो गई। उसके चेहरे के भाव बदल गए। वे इधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। पुलिस को पहली बार महसूस हुआ कि इस मामले में कुछ ऐसा जरूर है जो जानबूझकर छिपाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने उससे घर में इस्तेमाल होने वाले सभी मोबाइल नंबरों की जानकारी ली। उसके पति का नंबर भी नोट किया। फिर पुलिस ने जैसे ही सुनीता कुशवाहा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई, जांच में अचानक एक नया मोड़ ले लिया। रिकॉर्ड देखकर अधिकारियों को सबसे पहले ये पता चला कि जिस नंबर का इस्तेमाल सुनीता कर रही थी वे ज्यादा पुराना नहीं था। मामला संगीन लगा, इसलिए पुलिस ने उस नंबर से जुड़े पुराने और वैकल्पिक नंबरों की भी जांच शुरू कर दी। जांच आगे बढ़ी तो एक चौंकाने वाला तथ्य यहाँ पे सामने आता है। पिछले 11 महीनों में सुनीता लगभग 40 सिम कार्ड बदल चुकी थी। एक सामान्य व्यक्ति इतनी बार अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलता। पुलिस को यकीन हो गया कि ये किसी न किसी बात को छिपाने की कोशिश जरूर कर रही है। इसी दौरान कॉल रिकॉर्ड से एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। बार बार एक ही नंबर पर सबसे ज्यादा बातचीत हो रही थी। ये नंबर राहुल प्रजापति नाम के युवक का था, जो नवी मुंबई के घनसौली इलाके में रहता था। सिर्फ यही नहीं, पुलिस को यह भी पता चला कि पति के गायब होने के बाद सुनीता कई बार अपना ठिकाना भी बदल चुकी थी। दरअसल बलिराम अपने परिवार के साथ नवी मुंबई के यादव नगर इलाके में रहता था। वे उनका खुद का मकान था, लेकिन बाद में सुनीता ने वे मकान किराए पे दे दिया और खुद दूसरी जगह रहने लगी। ये बात भी पुलिस को सामान्य नहीं लगी। इसके बाद पुलिस ने सबसे अहम सवाल पूछा, राहुल प्रजापति कौन है?
सुनीता ने बिना झिझक जवाब दिया, वो मेरा मुंह बोला भाई है। ये जवाब सुनने के बाद पुलिस ने तुरंत राहुल प्रजापति को हिरासत में लेने का फैसला किया। उन्हें महसूस हो चुका था कि इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी कहीं ना कहीं यही युवक है। 10 जुलाई 2026 को राहुल प्रजापति और सुनीता कुशवाहा दोनों को थाने लाया गया। क्रॉस पूछताछ के दौरान दोनों कई जगह अलग अलग बातें बताने लगे। उनके बयान आसपास में मेल नहीं खा रहे थे और यही वो क्षण था जब पुलिस को लगभग यकीन हो गया कि दोनों कोई बड़ा सच छिपा रहे हैं। आखिरकार शक्ति से पूछताछ करने पर वो राज सामने आ गया जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। जिस राहुल को सुनीता अपना मुंह बोला भाई बता रही थी, वो उसका कोई भाई नहीं था। दोनों के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे और वे एक दूसरे से बेहद करीब भी थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि दोनों लिव इन जैसे रिश्ते में रह रहे हैं और परिवार तथा समाज की नजरों में बचने के लिए भाई बहन का नाटक कर रहे थे। जब राहुल प्रजापति से शक्ति से पूछताछ की गई तो उसने धीरे धीरे पूरी कहानी उगलनी शुरू कर दी। उसने बताया कि उसकी और सुनीता की पहली मुलाकात किसी रिश्तेदार के जरिए नहीं बल्कि एक साधारण से ऑटो सफर के दौरान हुई थी। वही दिन था जब बलिराम अपने परिवार के साथ बच्चों को मॉल घुमाने ले गया था। उस दिन राहुल ही ऑटो चला रहा था। उसने पूरे परिवार को मॉल छोड़ा और कुछ घंटे बाद संयोग से वहीं से उन्हें वापस लेकर घर भी लौटा। रास्ते भर सामान्य बातचीत हुई और घर पहुंचने पर सुनीता ने उसे पानी और चाय पीने के लिए घर के अंदर बुला लिया। इसी मुलाकात में दोनों ने पहली बार एक दूसरे को करीब से देखा। 2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। इसी बीच सुनीता ने राहुल के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने आगे चलकर पूरी परिवार की जिंदगी तबाह कर दी। उसने कहा, अगर तुम रक्षाबंधन वाले दिन मेरे घर आ जाओ और मैं तुम्हें राखी बांध दूं तो किसी को भी हमारे रिश्ते पर कभी शक नहीं होगा। सबको लगेगा कि हम भाई बहन हैं। उसके बाद हम आराम से मिलते रहेंगे और किसी को कोई संदेह भी नहीं होगा। राहुल इस बात के लिए तैयार हो गया। 30 अगस्त 2023 रक्षाबंधन के दिन राहुल पहली बार सुनीता के घर पहुंचा। पूरे परिवार के सामने सुनीता ने उसे राखी बांध दी। बलराम को भी यहाँ पे यही लगा कि राहुल उसकी पत्नी का मुंह बोला भाई बन गया है। उसके बाद हर साल रक्षाबंधन पर यही सिलसिला चलता रहा। परिवार और आसपास के लोगों को यही विश्वास था कि दोनों भाई बहन हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। कुछ समय बाद एक दिन बलराम अचानक बिना बताए घर लौट आया। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा, उसने अपनी पत्नी और राहुल को ऐसे स्थिति में देख लिया जिससे उसे दोनों की रिश्ते की सच्चाई समझने में देर नहीं लगी। ये देखकर बलिराम बुरी तरह टूट गया। राहुल की उम्र लगभग यहाँ पे 30 वर्ष थी, जबकि सुनीता उससे करीब 10 साल बड़ी थी। इसके बावजूद दोनों का रिश्ता जो था वो लगातार गहरा होता चला गया। दूसरी ओर बलिराम और राहुल की उम्र में लगभग 20 साल का अंतर था और यही वजह थी कि सुनीता का झुकाव धीरे धीरे अपने पति से हटकर राहुल की ओर बढ़ता चला गया। अब घर में आए दिन झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ता, बहस होती और कई बार मामला मारपीट तक पहुंच जाता। आखिरकार सुनीता और राहुल ने तय कर लिया कि अगर उन्हें हमेशा के लिए साथ रहना है तो सबसे पहले बलिराम को रास्ते से हटाना होगा। दोनों ने हत्या के लिए ऐसा समय चुना जब घर में कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद ना हो। इसी योजना के तहत 7 अगस्त 2025 को सुनीता ने अपने दोनों बच्चों को उसकी मौसी के घर भेज दिया ताकि वारदात के समय घर में सिर्फ वो और उसका पति ही रहे। 8 और 9 अगस्त 2025 की रात लगभग 12 से 1 बजे के बीच बलराम गहरी नींद में सो रहा था। तभी सुनीता ने अपने प्रेमी राहुल को घर बुला लिया। दोनों पहले से तय योजना के मुताबिक सीधे उस कमरे में पहुंचे जहां बलिराम सो रहा था। फिर दोनों ने मिलकर पूरी ताकत से उसका गला दबा दिया और कुछ ही मिनटों में बलराम ने यहाँ पे दम तोड़ दिया। हत्या करने के बाद दोनों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि शव को कैसे ठिकाने लगाया जाए। अगर पूरी लाश घर से बाहर ले जाई जाती तो किसी के देखने या पकड़े जाने का खतरा था। काफी देर तक सोचने के बाद उन्होंने एक बेहद क्रूर फैसला लिया। उन्होंने शव के 3 टुकड़े करने का निर्णय लिया ताकि उसे आसानी से अलग अलग जगह ले जाकर फेंका जा सके। पूरी रात दोनों इसी काम में लगे रहे। पहले शव के 3 हिस्सों में काटा गया, फिर प्रत्येक हिस्से को पॉलिथीन से लपेटा गया, उसके ऊपर कपड़ा लपेटा गया और अंत में 3 अलग अलग बोरियों में भर दिया गया। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद वे रात के अंधेरे में उन बोरियों को लेकर नवी मुंबई के गवली देव जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वहां अलग अलग स्थानों पर तीनों बोरियों को फेंक दी जाती है। हत्या के बाद सुनीता ने परिवार और रिश्तेदारों से यही कहा कि बलिराम किसी बाबा के आश्रम चला गया है और कुछ महीने बाद वापस लौट आएगा। अब समय यहाँ पे बीतता गया, लेकिन उसने कभी पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं कराई। लगातार मोबाइल नंबर बदलना, घर बदलना और राहुल से संपर्क बनाए रखना, ये सब उसकी साजिश का हिस्सा था ताकि किसी को सच्चाई तक पहुंचने का मौका न मिले।
जब पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया तो सिर्फ नवी मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस घटना की चर्चा होने लगी। लोगों के लिए ये विश्वास करना बेहद मुश्किल था कि एक महिला अपने प्रेम संबंध को छिपाने के लिए इतनी भयानक साजिश भी रच सकती है। जिस व्यक्ति को पूरे परिवार ने मुंह बोला भाई मानकर अपनाया, जिसे हर साल राखी बांधी जाती थी, वही व्यक्ति इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी निकला। ये घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये बताती है कि जब इंसान अपने रिश्ते में ईमानदारी छोड़ देता है तो उसका अंत कितना विनाशकारी हो सकता है। अगर सुनीता अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी तो उसके पास कानूनी रास्ते मौजूद थे। वे तलाक ले सकती थी, अलग जीवन शुरू कर सकती थी, लेकिन उसने कानून का रास्ता चुनने के बजाय हत्या जैसी जघन्य अपराध को चुना। इस पूरी घटना से एक सबसे बड़ी सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब विश्वास टूटता है तो उसके परिणाम केवल 2 लोगों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे परिवार और समाज को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान कानून और बातचीत से ना निकाला जा सके, लेकिन जब इंसान अपने स्वार्थ और लालच में अंधा हो जाता है तो उसका अंत अक्सर इसी तरह होता है। आप सब अपना यहाँ पे ख्याल रखें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।